नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम आपको याद दिलाएंगे 16 अप्रैल 2020 में पालघर में दो साधुओं और उसके ड्राइवर की हुई मॉब लिंचिंग की। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिसकर्मियों के सामने हिंदुओं से नफरत करने वाली उन्मादी भीड़ ने जिस तरीके से लाठी डंडे, ईंट पत्थर और कुल्हाड़ी से काटकर 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, उससे पूरा देश सन्न रह गया था। लेकिन तत्कालीन निर्लज्ज सरकार ने इस घटना को एक मामूली अफवाह के कारण हुई हत्या का मामला बताते हुए बिना किसी जांच के इसे न सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा मानने से इनकार कर दिया, बल्कि विपक्ष और साधु संत समाज की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को भी ठुकरा दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और साथ ही महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार भी साधुओं की हत्या के पाप और संत समाज के श्राप से छिन्न भिन्न हो खत्म हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई ही, साथ में पार्टी भी हाथ से निकल गई। अब शिंदे सरकार ने सीबीआई जांच के लिए हामी भरी है तो सच सामने आने की लोगों में उम्मीद भी जागी है। दादर नगर हवेली की सीमा से सटे सुदूर महाराष्ट्र के एक छोटा सा इलाका है पालघर। आदिवासी बहुल पालघर ईसाई धर्मांतरण का केंद्र है और इसके रूप में उसकी पहचान हुई है। आरोप है कि ईसाई मिशनरियों ने यहां आदिवासी समाज का केवल धर्मांतरण ही नहीं करवाया है, बल्कि उसके दिमाग में भगवा और भगवाधारियों के खिलाफ जहर भी भर दिया है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान साधुओं की हत्या के लिए भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई, वह इस बात की पुष्टि करता है कि दंगाइयों के दिमाग में सनातन, साधु और भगवा के प्रति कितनी नफरत थी। इस लिंचिंग में स्थानीय थाना और घटना के समय थाना में मौजूद पुलिसकर्मी बराबर के दोषी है। जिस पुलिस को साधुओं की रक्षा करनी थी, उसी ने हिंसक उन्मादी भीड़ के उसे हवाले कर दिया। भीड़ साधुओं पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार करती रही और पुलिस मूक दर्शकपन सब कुछ देखती रही। साधु अपनी प्राण की रक्षा के लिए पुलिस की तरफ देखती रही, लेकिन पुलिस साधुओं को पीठ दिखाकर चलती बनी। आखिरी सांस तक साधुओं की पथराई आंखें उन्मादी भीड़ से दया की भीख मांगती रही, पुलिस से अपने कर्तव्य का पालन करने की उम्मीद करती रही, लेकिन सब बेकार। करीब आधे घंटे तक मौत का यह तांडव होता रहा, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। अपने आप को दया की प्रतिमूर्ति बताने वाले मिशनरी के लोग भी वहां पर आसपास कहीं भी नजर नहीं आए। उनके द्वारा प्रशिक्षित धर्मांतरित गुंडे अपने आका के हुक्म को वहां पर बजाते रहे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सीबीआई की जांच पालघर के साधुओं को न्याय दिलवा पाएगी। क्या पालघर में अभी भी चल रहा है धर्मांतरण का धंधा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या साधु कल्प वृक्ष गिरी और सुशील गिरी की हत्या का असली दोषी ईसाई मिशनरी है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है वो कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो सीबीआई की जांच की उम्मीद जागने के बाद हमने तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। बुजुर्गों से सुनी ये कहावतें अब सच साबित होती दिख रही है। बता दें कि पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की जांच अब सीबीआई करेगी। पालघर में साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या की तस्वीरें सबने देखी और देखा किस तरह सिर से बहते खून के बावजूद साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन अंधी हिंसक भीड़ तो सिर्फ उनके खून की प्यासी थी। शरीर पर भगवा देखकर बौखलाई भीड़ में शामिल वो कौन लोग थे? हत्या के पीछे क्या कारण थे? पुलिस कर्मियों के ही सामने इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया? क्यों पुलिस वालों ने भेड़िया रूपी भीड़ के हवाले निर्दोष साधुओं को कर दिया? ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। लेकिन तत्कालीन उद्धव सरकार ने सवालों का जवाब देने की बजाय उसे ठंडे बस्ते में डालना ही राजनीतिक रूप से सही समझा। और साथ ही जिन पुलिस कर्मियों ने इसकी जांच में लापरवाही की थी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। 11 जून 2022 में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक के दायरे में पुलिस ही है। याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच राज्य सीआईडी से वापस लेने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चल रही जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिससे साधु समाज में गुस्सा फूटा और संपूर्ण समाज ने उद्धव को श्राप दे डाला, जिसके फलस्वरूप उद्धव सरकार की जड़ें उखड़ने लगी। सत्ता के जिस मोह में उद्धव ने गलत फैसला लिया, वो सत्ता
साधुओं के श्राप के कारण टूट गई और उद्धव हाथ मलते रह गए। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच में इस हत्याकांड को लेकर क्या सच सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। तो पालघर घटना की जांच जो है अब सीबीआई को शुरू करेगी और कोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है और सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी है। बहुत जल्द जो है इसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाएगी। करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा भरतानंद सरस्वती जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और आशुतोष दुबे हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, जो कि पालघर मामले को देख रहे हैं और पालघर में साधुओं की जो हत्या हुई उनकी तरफ से वकालत भी कर रहे हैं। और इसके अलावा हाजी नाजिम खान है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो बृजमोहन जी से मैं करना चाहूँगा। यदि सभी मेहमानों को मेरी आवाज़ मिल रही है तो बृजमोहन जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से पालघर में ये घटना हुई है, आप पहले दिन से जब ये घटना हुई थी उस दौरान भी हमारी और आपकी जो है बातचीत हो रही थी और जांच पर हम लोगों ने सवाल उठाए थे जिसका आपने जवाब भी दिया था। लेकिन जांच के निष्कर्ष जो आए हैं और उसके बाद जो दोषी है, खासतौर पे जिन लोगों को दोषी बनाया गया था उनमें से ज़्यादातर को छोड़ भी दिया गया और जिनको दोषी बनाया गया है उस जांच से साधु समाज जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है और ख़ासतौर पे जो धर्मांतरण गैंग के लोग हैं, ईसाई मिशनरी को बचाने की कोशिश हो रही है और उसमें आपके किसी नेता का भी नाम आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी का जो रोल है वो संदिग्ध है। मैं चाहूँगा कि जब सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है राज्य सरकार की तरफ से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि देर से सीबीआई की अनुशंसा की गई है लेकिन अब सही है, और अगर आपकी सरकार या आपके पार्टी के लोग दोषी नहीं हैं तो सीबीआई जांच में सब साफ हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर जिन लोगों की उस दिन हत्या हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये जो साधु संत थे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे जो इनके खिलाफ कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई साजिश करे। आपने कहा कि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत प्रभुत्व है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पालघर में 5,50,000 लोगों की जो जनसंख्या है उसमें 90% हिंदू हैं और उसमें मुस्लिम की जो संख्या है वो 6% है और जो क्रिश्चियन है वो 0.5% लोग हैं। 2730 लोग हैं कुल। तो मैं सोचता हूँ कि ये बात ये कहना कि मुझे लग रहा है, देखिए एक सक्रिय होकर काम कर रही थी। बृजमोहन जी, मुझे लग रहा है कि आंकड़ा आपका गलत है। जो पालघर में जनसंख्या का जो आंकड़ा है मुझे लग रहा है कि आप गलत दे रहे हैं। 83% जो है वो हिंदू जरूर है वहाँ पे, लेकिन वो दलित है और उनका ही कन्वर्जन वही टारगेट पे है, वहाँ पे उन्हीं को कन्वर्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा 11% मुस्लिमों की संख्या है। आपको मुझे लग रहा है कि जहां सोर्स है उसको एक बार रीचेक करें। 2023 का जो सेंसस का भी आंकड़ा आया है मैं वो आपको बता रहा हूं। मैंने आज ही देखा है, आपसे जब मुझे पता लगा कि आज आपके यहाँ आना है तो मैं इसको सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा है। तो वो आंकड़े देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जो क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो 2730 है। पर मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि धर्मांतरण का मामला है या नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां ये जो जघन्य हत्या हुई थी इसकी निंदा सबों को करनी चाहिए और हम लोगों ने भी की थी उस समय। जहां तक मुद्दा राज्य शासन का था तो राज्य शासन ने तत्काल ये निर्णय लिया था कि इसकी जांच की जाए और सीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई थी। वहां पर कुल 810 लोगों का इंट्रोगेशन किया पुलिस ने और 810 लोगों में से उन्होंने 115 जो बालिग थे उनको गिरफ्तार किया और जो 9 बालिग थे, जो 9 नाबालिग थे उनको भी गिरफ्तार किया। उसमें से करीब शायद जहां तक मुझे भी मालूम है 24 लोग अभी भी फिलहाल जेल में हैं। बाकी के लोगों को कोर्ट ने छोड़ा है। राज्य शासन की उसमें भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी। राज्य शासन ने सारे लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस प्रस्तुत किया और पूरी शक्ति के साथ पुलिस ने अपने पक्ष को वहां पे रखा। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। 35 पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी थे, उन लोगों का तत्काल तबादला किया गया था। वहां के जो तत्कालीन एसपी थे गौरव सिंह जी, उन्होंने जैसे ये घटना सामने आई, जैसे ये उनको पता लगा तो जो 5 वहां पे अधिकारी भेजे गए थे पुलिस के, वो घायल हो गए थे, उनके साथ मारपीट की गई थी। और आप देखिए वीडियो के अंदर वो जो पुलिस की बहन है उसको लोग धक्का दे रहे हैं, उसको उन्होंने पलट दिया। इसके बावजूद इन 5 लोगों को, जिसमें से एक अधिकारी की तो शायद पैरों में फ्रैक्चर हो गया था,
उसके बावजूद भी उन 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड किया गया और उसके बाद जांच हुई है। सीबीआई की जांच महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर कर ली है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे पूरी जानकारी सामने आएगी। मैं सोचता हूं कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। हमारी जब सरकार थी, हमारी सरकार ने भी सीआईडी के माध्यम से इसकी पूरी जांच कराई थी और हम लोगों को उस समय भी और आज भी हमें महाराष्ट्र की पुलिस पे पूरा भरोसा है। वो जांच करने में पूरी तौर से सक्षम थी और है। उनकी जांच से हम लोग उस समय सहमत थे। चलिए ठीक है। लोग देखिए, जो शासन है, शासन का काम ये है जनता का विश्वास हासिल करना। जनता का अगर विश्वास हासिल नहीं है, जनता को लग रहा है कि जांच सही नहीं हो रही है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो करवाने में दिक्कत क्या थी? रिकमेंड ही तो करना था, तो आपने रिकमेंड नहीं किया। जी नहीं, इस पे मुकेश जी, इस पे देखिए, इस पे कोई विवाद नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो सीआईडी है वो भी बहुत कॉम्पिटेंट एजेंसी है। नहीं, मैं सीबीआई मैं सीआईडी पे सवाल नहीं उठा रहा। मैं आपने विश्वास की बात की, आपने विश्वास की बात की, तो मैंने कहा कि जनता का विश्वास अगर सीआईडी में नहीं है तो सीबीआई की मांग कर रही है, तो सीबीआई की जांच कराने से आपको दिक्कत क्या थी? आखिर अब तो कर रही है ना, तो आप लोग को कर देना चाहिए थी। देखिए, ये जनता की मांग नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों की मांग थी। जनता की बात तो ये होती है कि पालघर के सारे आशुतोष, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आशुतोष दुबे जी हमारे साथ हैं, पालघर के मामले को देख रहे हैं और पेशे से वकील हैं। ये पूरे मामले की जानकारी रखते हैं और एक एक बारीक जानकारी इनके पास है और जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी इनकी नज़र है। आशुतोष जी, जिस तरीके से बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपको लगता है सही कह रहे हैं और सीआईडी जांच बिल्कुल सही दिशा में हुई है, आपको जो आपत्ति है वो क्या आपत्ति है? देखिए इसमें क्या चीज है कि ये जो पालघर साधु हत्याकांड था, ये पालघर साधु हत्याकांड एक अफवाह के रूप में लोगों के सामने लाया गया था। बिल्कुल, जैसे कि बच्चा चोरी हो रहा है इसलिए ये हत्याकांड किया गया, ये बताया गया था। बिल्कुल, लेकिन मामला ये है कि एक बच्चा चोरी के अक्यूज को एक 100-150 की मौत मिलकर, जिसमें कुछ माइनर भी इंक्लूड है, बिल्कुल, इतनी कौन सी हावी हो गई कि पूरा उनका हत्या कर दिया। इवन पुलिस को भी डर नहीं रहे वो लोग। बात एक ये है। दूसरी बात, एक इनके ही पार्टी का एक नेता था जो वीडियो में सामने साफ रूप से आया था। जब वो वहां मौजूद था तो लोगों ने दादा आले ऐसा चिल्लाना चालू कर दिया, जिसके वजह से उनको और उनके 3 लोगों को सम्मन्स भी दिए गए थे। बिल्कुल, और 3 लोगों के नाम थे। पहला नाम था काशीनाथ चौधरी, दूसरा नाम था विष्णु पात्रा, तीसरा नाम है शुभम भावर और एक धर्मा भावर जी। ये एनसीपी और सीपीएम, इन 2 पार्टियों के लोग हैं। जब इनका गलती नहीं था तो इनको सम्मन्स क्यों दिया गया? और सम्मन्स दिया गया तो वो भी उद्धव सरकार के कार्यकाल में दिया गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका रिलेवेंस है, तो उनको समझ दिया गया ना। वीडियो में उनकी मौजूदगी दिखाई गई तो ही समझ दिया गया ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। अभी भी जांच अधूरी है। लेकिन एक चीज जांच पूर्णतः रूप से होनी चाहिए। दुबे जी, आपने कहा कि उद्धव सरकार ने ही एनसीपी, यानी सरकार में तो एनसीपी थी उस समय, और यानी अपने ही नेता को अगर समन कर रही है तो इसका मतलब आप तो कह सकते हैं कि जो सीआईडी की जांच थी वो सही दिशा में जा रही थी और अपने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं हुई, या समन दे करके उनको बचाने की कोशिश हुई। ये बताइए ना, अगर ऐसा हुआ कि भाई अपने नेताओं को बचाने की कोशिश हुई, उनसे जो पूछताछ करनी थी सख्ती से वो पूछताछ नहीं हुई, क्या इस तरीके का भी मामला है? और जो लोग मार रहे थे साधुओं को वो कौन थे और क्यों वहां पर पालघर में इस तरह की घटनाएं एक बार फिर बार हो रही है? इस तरीके की घटनाएं अगर आपको याद होगा, इसी अप्रैल महीने में 2 साधुओं पर फिर हमला किया गया था। बिल्कुल, और हमला होते होते बच गए थे वो, क्योंकि मौजूदा हालात में वहां के पालघर पुलिस वहां उपस्थित हो गई थी। बिल्कुल, तो अगर ऐसे मामले बार बार पालघर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक मिशनरी का मामला है। अगर बृजमोहन श्रीवास्तव जी वाकिफ हो गए कि ये पालघर डिस्ट्रिक्ट है, ये एक मिशनरी का हब है। रोज अनगिनत 10, 20, 30, 40 लोग कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसमें से कितने लोगों को, अनगिनत लोगों को पालघर में मैं खुद रहता हूं, रेस्क्यू कराया हूं।
बिल्कुल। केस करके। अभी तक महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन बिल नहीं आया गया है, तो जिसकी वजह से हमें अन्य कानूनों का आधार लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो एंटी तो यहाँ पर जी सिर्फ एंटी कन्वर्जन हो रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर धर्म के लोग आएंगे और उनको आपको हटाना है, उनको आपको भगाना है। बिल्कुल। भरतानंद जी हमारे साथ, ये कांड आज भी आए हैं और कल भी आएंगे। बिल्कुल। भरतानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं और पालघर में ये भी काफ़ी सक्रिय हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं और ये धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतरण नहीं हो इसके लिए भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। भरतानंद जी, मैं जानना चाहूँगा कि पालघर की घटना के बारे में सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। घटना के बारे में नहीं, जो सीबीआई जाँच और जो सीआईडी की जो जाँच हो रही थी उससे आप लोगों को आपत्ति क्या थी? क्योंकि आप लोगों की ही मांग थी कि सीबीआई से जाँच की जाए। सीबीआई को मिल गई है जाँच, अब आप लोगों को क्या लगता है कि सच सामने आ जाएगा? बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये पालघर का जो मुद्दा साधु हत्याकांड का था, ये सुदर्शन चैनल ने ये पहले बार उठाया था। लॉकडाउन में मैं महाराष्ट्र में था और इस घटना के बाद ही मैंने संन्यास दीक्षा संकल्प करके पालघर क्षेत्र में जाकर वहां पर जो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण होता है हमारे गरीब आदिवासी लोगों का, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए मैंने संकल्प किया और विधिवत मेरी संन्यास दीक्षा भी हो चुकी है। मेरी धर्म के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए मेरा ये संन्यास है, ऐसा मैं मानता हूं। तो रही बात अभी जो सीबीआई जो जांच सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है और सरकार ने भी मानी है, तो हम स्वागत करते हैं महाराष्ट्र सरकार का। अभी जो मुकेश जी आपने शुरू में जो सवाल इनको पूछा था, ये एनसीपी के जो एनसीपी कांग्रेस की, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये लोग या अभी सफाई दे रहे हैं या ये ऊपर से बोल रहे कि अभी जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन अभी अगर ये बोल रहे तो तभी इनकी सरकार थी, इनकी होम मिनिस्टर अनिल देशमुख था तब, तो ये तब क्यों सीबीआई जांच को तब क्यों विरोध कर रहे थे लोग? चाहे तो तभी ये सीबीआई जांच करवा सकते थे। तो अभी हमारे वकील साहब ने कहा जैसे इनके सीपीएम के, एनसीपी के लोग ही उनमें नाम थे, तो अभी तक वो सबूत रहे होंगे कि हमें तो अभी संदेह लगता है, इसमें डाउट लगता है। बिल्कुल। तो ये सीआईडी वगैरह की बाकी तो सीबीआई जांच तो पहले जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने सीबीआई जांच को विरोध किया और अभी इस सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पालघर जिले में गरीब लोगों का जो शोषण होता है और जो भोले भाले हमारे गरीब पीड़ित लोग होते और जो पहाड़ों में जंगलों में रहते, उनका क्या अपराध है? वो आदिवासी है, वो सनातनी हिंदू है, उनकी सब परंपरा, वो हिंदू है, लेकिन करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं और ये जो मामूली स्वार्थ मतलब के लिए जो राजनीतिक दल है, ये दो दल, धर्म विरोधी दल, और इन लोगों को वो बढ़ावा देते हैं, धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इसलिए आज तक वहां सीबीआई जांच न हो पाएगी, वो पाई नहीं। और इस सरकार का हम अभिनंदन करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी, इसकी जांच निष्पक्ष होगी और जो दोषी है उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं 2 साल से पालघर जिले में, पालघर क्षेत्र में प्रवास कर रहा हूँ, वहां हिंदू शक्तिपीठ निर्माण का कार्य भी चल रहा है और इसलिए गरीब जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनको कोई ये जो जाल में फंसाते हैं और करोड़ों रुपए विदेश से पैसे भी आते हैं इन लोगों। बिल्कुल भरतानंद जी, लेकिन अभी ये जो पालघर की ये जो मॉब लिंचिंग हुई थी 2020 में, 16 अप्रैल 2020 में, उसके बाद से भी लगातार घटनाएं रुक नहीं रही। अभी फिर जो है 2 साधुओं पर हमला हुआ था और उन्हें भी लिंच करने की कोशिश हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि मिशनरियां और मिशनरियों के साथ साथ जो मुस्लिम संगठन है वो भी वहां पर अब सक्रिय हो गए हैं और मिशनरी के साथ मुस्लिम संगठन हाथ मिला करके काम कर रहे हैं वहां पर और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और साधु संतों की हत्या की साजिश हो रही है? बिल्कुल, ये साजिश षड्यंत्र है सर जी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। इनको विदेश से पैसे आते हैं और दुर्भाग्य ये है कि धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है देश में। अभी बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे, बड़ी बड़ी रैली हो रही है, लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोधी। अभी आलमदी क्षेत्र है ज्ञानेश्वर महाराज जी का, जहाँ संजीवन समाधि है, तीर्थ क्षेत्र, वहां पर भी 16-17 परिवार धर्मांतरित, अभी 2 महीने पहले घटना। तो हर जगह जो गरीब लोग रहते हैं वो टारगेट करते हैं गरीब लोगों को और इसलिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए, राज्य में बने, केंद्र सरकार, भारत सरकार बनाए। और ये कानून न होने के कारण ये लोग गरीब लोगों को फंसाते हैं, पैसे देते हैं और बिल्कुल प्रलोभन दे करके है उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हमारे हाजी नाजिम खान है, सुन रहे हैं सुबह शुरू से। हाजी नाजिम, क्या आपको लगता है कि ये धर्मांतरण का गैंग जो पूरे देश में चल रहा है, खासतौर पे अगर पालघर की बात करें तो पालघर में ईसाई मिशनरी और जो मुस्लिम संगठन है वो मिल करके हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं वहां पर, सनातनियों का? जो
आपने सवाल किया उसका मैं आपको जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाल घर के अंदर साधुओं की निर्मम हत्या करी गई थी उसकी हम कड़े पहले भी निंदा कर रहे थे और आज भी कर रहे। जिस तरीके से सीबीआई जांच की एक मांग हुई थी और उस मांग को मांग लिया गया, काश अगर मुकेश जी मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हुई थी, अगर मुसलमानों के लिए भी सीबीआई जांच हो जाती तो पाल घर के अंदर जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई है वो नहीं हो पाती। ये तो ये है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच होने के अब आगे आदेश हुए, अगर मुसलमानों के लिए भी अगर सीबीआई जांच जो मॉब लिंचिंग हुई है उनके लिए भी अगर आदेश हो जाए तो उन पीड़ित मुसलमानों के परिवारों को इंसाफ मिल जाए। अब रही आपने जो कहा कि पाल घर के अंदर मुसलमान और ईसाई जो धर्म परिवर्तन करा रहे, ये सरासर बिल्कुल गलत इल्जाम है। मुसलमानों ने ऐसा कोई भी काम नहीं करा है। धर्म परिवर्तन की बात आती है, लेकिन हाँ जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि पूरे देश के अंदर धर्मांतर करा रहे, ये सरासर गलत है। अभी मुकेश जी ये बताइए, दिल्ली के अंदर जो 10,000 मेरे हिंदू भाइयों ने एक साथ परिवर्तन किया था, क्या वो वापसी हिंदू वापसी आ गए? नहीं आए, क्योंकि वो क्या था, वो एक हिंदू भाई ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था। देखिए जो अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहे हैं, सुनिए मुकेश जी पूरी बात तो सुनिए ना सर। लेकिन जिस तरीके से एक मुसलमान समाज को टारगेट करा जा रहा है कि धर्मांतरण के नाम पर, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान भारत हित की बात करता है, अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों के जो मुसलमान भाई है उनको हिंदू बनाया जाता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। उनके लिए तो ये कहा जाता है कि घर वापसी। लेकिन जहां कोई हिंदू भाई ने अपना धर्म परिवर्तन यानी इस्लाम के अच्छाइयों को पसंद करके वो इस्लाम में दाखिल हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हाजी नाजिम कितनी बार मैं बताऊं, ये कानून बना हुआ है, कोई अपनी मर्जी से अगर मुसलमान हो जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई अपनी मर्जी से घर वापसी कर लेता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कौन है, कोई उदाहरण तो बताइए जो जबरदस्ती किसी को घर वापसी करा दिया गया हो। एक भी नाम बताइए किसी को जबरदस्ती किया गया हो, या हजारों नाम है जहां आपने उसको जबरदस्ती किया उसके साथ। आप मेरी बात सुनिए, बताइए जब मुस्लिम मॉब लिंचिंग होती है तो एक पवित्र नाम जिसे आप सब लोग भी मानते हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर उस मुस्लिम की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और उससे जबरदस्ती। अरे कब कहा जय श्री राम लगा के मॉब लिंचिंग हुई है? नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, आप कुछ भी बोल देंगे। आप कब हुई लिंचिंग? जय श्री राम के नाम पे कोई लिंचिंग नहीं होती है। आप राम के नाम को बदनाम कर रहे हो। आप इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, इस तरीके की कोई घटना नहीं है, इस तरीके की कोई घटना नहीं है। जबरदस्ती आप कर रहे हो। आप नहीं मुकेश जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान की मॉब लिंचिंग नहीं होती, ये बताइए। अरे जहां लिंचिंग हुई है वहां उसकी जांच हुई है, सजा हुई है। लिंचिंग जहां भी हुई है वहां पर जांच हुई है। पाल घर के अंदर आज सीबीआई जांच होने की कगार पे है, तो क्या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है? क्या उनकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना जांच। सीबीआई बिल्कुल, अगर आपको लगता है तो सीबीआई जांच सरकार चाहती है तो करवाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो राजस्थान सरकार को करवाना चाहिए था ना। सरकार आपकी है, करवाइए ना। जो राजस्थान लिंचिंग की बात कर रहे हैं तो भाई आप करवाइए। सरकार कांग्रेस की है, नहीं करवा रही है तो भाई क्या करूं उस पर? नहीं, ये बताइए अगर हिंदू भाई की अगर निर्मम हत्या हुई तो उसकी सीबीआई जब जहां मुस्लिम भाई की मॉब लिंचिंग होती है उसकी नहीं होगी, तो दोनों की होनी चाहिए ना। दोनों अगर आपको लगता है कि है तो मांग कीजिए सरकार की। भाई इतने दिन से नहीं हुई थी ना, वहां पे एनसीपी की सरकार थी, वहां पे अब नहीं हो रही थी ना। अभी बृजमोहन जी कह रहे हैं अखलाक से लेकर जुनैद नासिर तक सीबीआई जांच की मांग करिए, कहां हमारी सुनवाई हो रही है? अखलाक की लिंचिंग में तो सारे लोग अंदर हैं। अखलाक की लिंचिंग में तो सारे लोग अंदर हैं, और बाकी किसी जुनैद की जो बात कर रहे हैं जो नहीं मुकेश जी, अखलाक की जो अभी कहे ना अंदर है, जो बाहर निकल के आए उनका क्या हुआ स्वागत? भाई तो वो कोर्ट पे आप उंगली उठा रहे हैं। आप कोर्ट के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं। अरे अब भाई कोर्ट ने फैसला किया ना। जुनैद नासिर तक कहां हमें सीबीआई जांच हुई है हमारी? अरे सीबीआई जांच से पहले ही आपको न्याय मिल गया ना। सीबीआई जांच से पहले न्याय मिल गया आपको। चलो कहां मिला सर? नहीं मिला है, नहीं मिला तो राजस्थान में आपकी सरकार है ना। राजस्थान सरकार को कहिए कि भाई सीबीआई जांच कराइए सर। मैं तो कहिए, रिकमेंड करेंगे सीबीआई करेगी जांच। मैं तो देखिए अभी उसकी बात नहीं हो रही। वजीर आजम पूरे देश के, वो हिंदू के भी है मुस्लिम के भी है, तो हमारी जो अपील है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप हिंदू भाई के लिए सीबीआई जांच के लिए वो कर रहे, तो मुस्लिम समाज की जो मॉब लिंचिंग होती है
उसके लिए भी सीबीआई जांच की आप आदेश दीजिए। मुकेश जी, मैं केंद्र सरकार से कहता हाँ हूं। ठीक है, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है केंद्र सरकार तक जा रही है। यहाँ पर जो भी आप कहते हैं केंद्र सरकार तक वो बात जाती है और आपकी बात चली गई। और वैसे आपको राजस्थान सरकार से बात करनी चाहिए, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार अगर रिकमेंड करेगी तो सीबीआई जाँच होगी। मैं एनसीपी के पास बृजमोहन जी के पास जाना चाहूँगा। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि सीबीआई की जांच की बात अभी मान ली गई है, सीबीआई की जांच शुरू भी हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि सच सामने आ पाए? क्योंकि 2 साल 2.5 साल का वक्त जो है वो निकल चुका है और जो सबूत है वो सबूत जो सीआईडी जांच हो रही थी उस दौरान सारे सबूत को हो सकता है नष्ट कर दिया गया हो या हो सकता है छुपा दिया गया हो, या 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबूत अपने आप में वहां पर उसी स्थिति में नहीं होती है जिससे केस को साबित किया जा सके। क्या आपको लगता है कि इस देरी के कारण जो है अगर सच वापस नहीं आया तो इसकी जिम्मेदारी भी पूर्ववर्ती सरकार यानी आप लोगों की सरकार पे जाएगी? देखिए, एक तो पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि सीबीआई हमारे देश की बहुत बेहतरीन जांच एजेंसियों में से एक, और वो लोग बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भी जांच करते हैं और वो पूरा प्रयास करते हैं कि वो गहराई तक पहुंचे और उस चीज को जाने जिसके कारण ये जांच का आदेश उनको हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई बहुत अच्छे ढंग से इसकी जांच भी करेगी और उन अपराधियों तक पहुंचेगी या उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके दिमाग, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, कि उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने अगर इस प्रकार की कोई साजिश की है। तो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, कि अगर हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, जैसा कि वहां के आदरणीय अधिवक्ता साहब ने अभी कहा, क्योंकि वो वहां निवास करते हैं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए, न इसके पहले हमने कोई प्रयास किया, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि उन लोगों को भी नोटिस दिया गया था, उनका भी वारंट निकला था और उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अभी भी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे सीबीआई की जांच में, और अगर हमारी पार्टी या किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उसको बचाने का कोई प्रयास किसी स्तर पे नहीं होगा, क्योंकि ये साधु संतों के साथ जो लिंचिंग हुई है, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, हमारी संवेदनाएं और हमारी पार्टी बिल्कुल पूरी तौर से उनके साथ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी हम लोग, इस पे भी हम लोगों का पूरा विश्वास है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो काशी कहना चाहता, जी बात पूरी कीजिए। बात जी, मैं कह रहा हूँ ये काशीनाथ चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसे समन करके केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और इसीलिए शक जा रहा है कि जिसका नाम वीडियो में आ रहा है, जो दिख रहा है वीडियो में, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, बातचीत करके छोड़ दिया गया। तो यहीं पे जो है ना एक शक की सुई जो है एनसीपी की तरफ जाती है। ठीक है, अब पता लग जाएगा। और मैंने आपसे ऐसा स्पष्ट कहा कि अगर हमारी पार्टी से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो और यदि वो किसी अपराध में संलिप्त है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसको हम लोग किसी प्रकार का ना संरक्षण देते हैं इस प्रकार के काम करने वालों को, ना ऐसे लोगों के हम लोग साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ये जो पूरी घटना घटी है, ये ऐसा कहा जाता है, अब और हकीकत सामने आ जाएगी। जैसा कि मैं खुद भी वहां होकर आया हूं, उस स्थान को मैंने खुद ने जाके देखा और समझा, वहां लोगों से बातचीत भी की थी। तो उन लोगों का कहना यह था कि वहां इसके पहले से इस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि कुछ किडनी खरीदने वाले लोग वहां आते हैं, वो भोले आदिवासी लोगों को समझा बुझा के उनकी गरीबी का फायदा उठा के उनकी किडनी वगैरह की खरीदी करते हैं। और साथ ही साथ वहां से वो कुछ बच्चों को भी उठा के ले जाने की बातें चल रही थी पिछले उस दौर में, पिछले करीब 1-1.5 महीने से वहां इस प्रकार की 1-2 घटनाएं भी घटी थी। तो उन लोगों का कहना यह था कि उस गलतफहमी में हमको ऐसा लगे था ये भी उसी से जुड़े हुए लोग हैं और वहां पर फिर माहौल बिगड़ता चला गया। बिल्कुल माहौल बिगड़ने में आशुतोष से कृत्य हो गया। बिल्कुल, आशुतोष दुबे जी आपका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी आशुतोष जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि वो वहां जाकर गए थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा यहाँ बचपन बीता है और मैं यहाँ बचपन से देख रहा हूं। अगर चलो मान लिया कि वहां बच्चा चोर का अफवाह था, वहां किसी तरह की अफवाह फैली थी जिसके कारण ये मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन इतना निर्मम तरीके से किसी की हत्या कर देना, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह बिना इंस्टिगेशन के करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का साथ, किसी का पावर का ताकत है उनके साथ। आप बिना ताकत का कोई निवासी है, आप बताइए कि वहां के लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई, ये तो बताना आपको चाहिए।
अरे ऐसे लोग तभी क्यों तो बोल बोल रहे रहा हैं? हूँ आपके क्या कर रहे कार्य हैं? ये जहर का बोल, ये जहर का बीज वहां पे किसने बोया? आपके कार्यकाल में एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी जी को सम्मन क्यों दिया गया था अगर उनकी गलती नहीं है तो मैं कह रहा हूँ उनकी गलती नहीं है, लेकिन एक चीज कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आशुतोष तो कह रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने गलती की है तो पुलिस कार्रवाई करे उनके खिलाफ। जी, भरतानंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भरता सबूत तब तक रखा गया होता। बिल्कुल आपका जवाब वो भरतानंद जी दे रहे हैं, क्योंकि ये भी पालघर में ही काम कर रहे हैं। जी भरतानंद जी। जी मुकेश जी, मुझे ये जो ब्रजमोहन जी है, ये एनसीपी के प्रवक्ता, इनको मुझे पूछना मैं चाहूंगा कि ये जो अभी बोल रहे कि हम किसी को भी जो अभी जांच होनी चाहिए, हम किसी का ही समर्थन नहीं करेंगे, कोई भी जो हमारा ही कोई पार्टी का हो तो उसको भी हम बिल्कुल उसका पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन यही अगर इन्होंने इन लोगों ने सीबीआई की जांच क्यों नहीं की, जो दो इनके जब सरकार वर्तमान सरकार की मतलब थी तत्कालीन सरकार, तो इन्होंने तभी सीबीआई जांच की विरोध, इनको जांच का विरोध किया इन्होंने, तो तब ही करना चाहिए था ना। अभी इनके जो संदेह जो घेरे में नाम आ रहे हैं, विरोध नहीं किया हमने। जो सबूत है अभी तक सबूत रहे होंगे क्या वो, तो इन्होंने तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया, क्यों नहीं? विरोध नहीं किया, आपको गलत जानकारी, विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि हमारी पुलिस सक्षम है, हमारा सीआईडी विभाग सक्षम है, वो बेहतर तरीके से जांच कर सकता है। सर तो विरोध करना यही तो होता है, तो विरोध करना और क्या होता है ब्रिजमोहन जी? नहीं सक्षम है तो फिर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? अगर आपकी सरकार, आपकी पुलिस अगर इतनी सक्षम थी सीआईडी, तो उसका नतीजा क्यों नहीं निकला और क्यों नहीं उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अभी तक क्या हुआ? नहीं, चार्जशीट, इसमें चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है भरतानंद जी, इसमें 115 लोग गिरफ्तार हुए। चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, दोषी अभी तक किसी को नहीं हुआ है। चार्जशीट हुआ है, मामला चल रहा था, प्रोसेस अभी जो है वो चल रहा था, लेकिन बीच में अब सीबीआई जांच होगी, तो अब सारी फाइलें जो है सीबीआई को चली जाएंगी। आशुतोष जी बोल रहे हैं कुछ। जी आशुतोष जी। जी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी का कहना है कि उनके कार्यकाल में पुलिस सक्षम थी और सीआईडी सक्षम थी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये घटना 16 अप्रैल 2020 का है, जब कोविड चल रहा था। उस समय व्हाट्सएप पे एक बच्चा चोर का अफवाह फैला था। फिर हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 28 सितंबर 2020 को पीआईएल फाइलिंग किया। उसके बाद 28 सितंबर के तुरंत बाद 29 सितंबर को मेरे ही पीआईएल पे, जिसपे मैंने सीबीआई की मांग की थी, उस पर स्टे डाल दिया गया। बिल्कुल हेलो, ठीक है। हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी बोलिए आशुतोष जी। आशुतोष जी आवाज आ रही है आपकी। जी ब्रिजमोहन जी ये कह रहे हैं कि आशुतोष ने एक पीआईएल डाली थी, बच्चा चोरी वाला मामला था, और उसमें इन्होंने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन सरकार ने स्टे कर दिया था उसमें। सरकार वो कोर्ट ने स्टे कोर्ट ने स्टे किया था। जी तो हाईकोर्ट का है ना, हाईकोर्ट के सामने सरकार क्या कर सकती है? बिल्कुल। आशुतोष जी, आशुतोष कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशुतोष की आवाज मिल रही है? आशुतोष नहीं। मेरा एक सवाल ब्रिजमोहन जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि उनके दिमाग में जहर किसने बोया जो इतने निर्मम तरीके से दो साधुओं की हत्या की। इसका आरोप जो है मिशनरी पे लगा है कि वो वहाँ पर साधुओं के खिलाफ, भगवा के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ जो है ना सिर्फ धर्मांतरण करा रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग में जहर भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से वो घटना पालघर की हुई थी, उससे यही लगता है कि ये घृणा कर रहे हैं इससे। वो कोई ऐसा नहीं कि बच्चा चोर समझ के, ऐसा लग रहा है कि वो भगवा पहने हुए हैं, इसीलिए उसकी हत्या की जा रही है। मुकेश जी देखिए कि महाविकास अघाड़ी की सरकार नवंबर 2019 में बनी जी, और ये घटना है 16 अप्रैल 2020 की, मतलब 5 महीने बाद। बिल्कुल। उसके पहले 5 साल तक सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या किया 5 साल? इसका मतलब उन्होंने देखिए वो चीज, देखिए ब्रिजमोहन जी आप सही कह रहे हैं, तकनीकी तौर पे कोई एक दिन में सारी चीजें नहीं हो गई होंगी, और इसीलिए जरूरत थी वहां पर सीबीआई जांच की। चूंकि अभी जो पूरा ये मामला चल रहा है, अगर सीबीआई जांच सबूत तो नष्ट कर दिए, और इसमें मिशनरी का क्या हाथ है,
क्या इसमें मुस्लिम संगठनों का रोल है, ये सामने नहीं आ पाएगा, हो सकता है, क्योंकि सारे सबूत जो है वो नष्ट हो गए होंगे। 2 साल 2.5 साल का जो पूरा मामला, 2 साल जो ये पूरा जो पीरियड निकला है, इसमें हो सकता है कि सबूत नष्ट हो गए हों। अगर उस समय आपने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी होती तो हो सकता है कि सच सबके सामने आ जाता और किसका क्या रोल है ये सब। बिल्कुल, हमें सीबीआई पे पूरा विश्वास है। सीबीआई नहीं, ठीक है, देखिए आरुषि कांड में भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, ब्रिजमोहन जी अपने पास है, आरुषि कांड में यही हुआ था ना, सीबीआई ने तो पूरी कोशिश की लेकिन सबूत नष्ट कर दिए गए थे। सबूत इतना ज्यादा उसमें हौच पौच हो गया था कि किसी को कोई सबूत नहीं मिला। वही चीज यहां भी 2 साल 2.5 साल के बाद से क्योंकि सीबीआई भी सबूत के आधार पर ही काम करती है ना। एविडेंस जब आपको नहीं मिलेगा तो आप साबित चीजों को कैसे करेंगे, और यहां पर उसी एविडेंस को तलाशने की और मिटाने की कोशिश हुई है। इसीलिए ये सारा मामला है कि सरकार इसमें दोषी है, और इसीलिए उद्धव सरकार को कहते हैं कि श्राप लग गया पालघर के साधुओं का। और इसीलिए ना सिर्फ सरकार गई बल्कि पार्टी भी गई, कुर्सी भी गई, नेता भी गया, और जो साधुओं का श्राप जो है वो उद्धव ठाकरे को लग गया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिजमोहन जी आपका, भरतानंद जी आपका, आशुतोष जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इनकार किया था सीबीआई की जांच से, और उसके बाद जिस तरीके का असंतोष साधु संत के समाज में हुआ था, और उन लोगों ने जिस तरीके से आक्रोश जताते हुए श्राप दिया था, उसका असर जो है तुरंत ही दिखने लगा था। और शायद यही वजह है कि अब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई, लेकिन सीबीआई जांच के बाद भी सच सामने आ पाएगा इस बात में संदेह है, क्योंकि जो सीआईडी की जांच चली थी उस दौरान बहुत सारे सबूत जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे सबूत जो है वो मिटा दिए गए हैं। और इसलिए हो सकता है कि इसमें जो रियल जो कल्प्रिट हैं, जो रियल जो दोषी हैं, हो सकता है उनका नाम सामने ना आ पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।